कहानी का शीर्षक नीलगिरी के साए। विधा, सस्पेंस, थ्रिलर और ड्रामा। मुख्य पात्र आर्यन, एक शहर का पत्रकार जो अपनी जड़ों की तलाश में पहाड़ों पर वापस आया है। काव्या, एक स्थानीय लड़की जिसे जंगल के रहस्यों के बारे में पता है। ठाकुर दिग्विजय, गांव का रसूखदार व्यक्ति जिसके कई राज हैं। अध्याय 1, धुंध भरी वापसी। नीलगिरी की पहाड़ियों पर उस शाम धुंध इतनी गहरी थी कि हाथ को हाथ नहीं सोच रहा था। आर्यन की पुरानी जीप चढ़ाई चढ़ते हुए ऐसे हाफ रही थी जैसे कोई बूढ़ा आदमी दमे की बीमारी से लड़ रहा हो। स्टीयरिंग पर आर्यन की पकड़ मजबूत थी, पर उसका मन कहीं और था। 10 साल बाद वह देवप्रयाग वापस लौट रहा था, वही जगह जहां से वह भाग खड़ा हुआ था। सड़क के किनारे देवदार के ऊंचे पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे वे आर्यन का स्वागत नहीं बल्कि उसे चेतावनी दे रहे हो। अचानक एक मोड़ पर जीप की हेडलाइट की रोशनी में एक आकृति उभरी। आर्यन ने तेजी से ब्रेक मारा। टायर चीख उठे और जीप एक झटके के साथ रुक गई। बाहर सन्नाटा था, सिर्फ इंजन की टिक टिक सुनाई दे रही थी। आर्यन ने खिड़की से बाहर झांका। सामने कोई नहीं था, बस धुंध का एक सैलाब था। वह क्या था? उसने खुद से पूछा। तभी उसे याद आया कि उसकी दादी कहती थी, इन पहाड़ों में यादें कभी मरती नहीं आर्यन, वे बस धुंध में छिपकर सही वक्त का इंतजार करती हैं। आर्यन ने जीप आगे बढ़ाई और कुछ ही मिनटों में वह अपने पुश्तैनी बंगले के सामने था। शांति कुटीर नाम शांति था, पर इस घर की दीवारों में सालों पुराना शोर कैद था। आर्यन ने जैसे ही जंग लगा गेट खोला, एक पुरानी याद उसके जहन में बिजली की तरह कौंधी। वह रात जब उसकी मां गायब हुई थी। उसने अपना बैग निकाला और अंदर कदम रखा। फर्श पर जमी धूल पर उसके जूतों के निशान ऐसे बन रहे थे जैसे वह इतिहास के पन्नों पर फिर से लिख रहा हो। उसे नहीं पता था कि वह यहां सिर्फ अपनी विरासत संभालने नहीं आया है, बल्कि वह उस पहेली का हिस्सा बनने आया है जिसे सुलझाने की कोशिश में उसके पिता ने अपनी जान दे दी थी। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आहट हुई। कौन है? आर्यन की आवाज गूंजी। जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला, लेकिन जब वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, उसे दीवार पर टंगी अपनी पुरानी पारिवारिक फोटो दिखी। धूल के बावजूद उसने देखा कि फोटो में उसकी मां के चेहरे पर किसी ने लाल रंग से क्रॉस एक्स बना दिया था। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। खेल शुरू हो चुका था। अध्याय 2, हवेली का रहस्य। आर्यन ने टॉर्च की रोशनी उस पुरानी तस्वीर पर डाली। मां के चेहरे पर बना वो लाल एक्स का निशान ताजा लग रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे उकेरा हो। उसके हाथ कांप रहे थे। क्या यह कोई और भी है? उसने ऊपर वाले कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला। पुरानी लकड़ी के चरमराने की आवाज सन्नाटे को चीर गई। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज थी और उस पर एक दिया जल रहा था। आर्यन ठिठक गया। कोई है यहां? उसने साहस बटोरकर पूछा। खिड़की के पास एक परछाई हिलती हुई दिखी। एक औरत जिसने नीले रंग की पहाड़ी शाल ओढ़ रखी थी, धीरे से मुड़ी। वो काव्या थी। उसकी आंखें बड़ी और गहरी थी, जिनमें एक अजीब सा डर और चेतावनी छिपी थी। यहां नहीं आना चाहिए था आर्यन। काव्या की आवाज धीमी लेकिन साफ थी। तुम मुझे जानती हो? और तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? आर्यन ने सवाल दागा। काव्या ने मेज पर रखे दिए को बुझा दिया। अंधेरा गहरा गया, पर बाहर से आ रही चांदनी में उसका चेहरा साफ दिख रहा था। ये घर अब तुम्हारा नहीं है। इस घर ने उन राजों को निगल लिया है जिन्हें तुम्हारे पिता ढूंढ रहे थे। अगर अपनी जान प्यारी है तो कल सूरज ढलने से पहले शहर लौट जाओ। इससे पहले कि आर्यन कुछ और पूछ पाता, काव्या बिजली की फुर्ती से पीछे के दरवाजे से निकलकर घने जंगल में ओझल हो गई।
आर्यन उसके पीछे भागा, लेकिन पहाड़ी रास्तों की उसे आदत नहीं थी। वो हांफते हुए रुक गया। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक छोटी सी डायरी पर गई। शायद वो काव्या की थी। उसने डायरी उठाई। पहले पन्ने पर लिखा था 1998, वो रात जब पहाड़ रोए थे। अध्याय 3, ठाकुर का बुलावा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ देवप्रयाग की वादियां जितनी खूबसूरत लग रही थी, उतनी ही डरावनी भी थी। आर्यन गांव की छोटी सी चाय की दुकान पर पहुंचा। उसे देखते ही वहां बैठे लोग चुप हो गए। उनके चेहरों पर संशय और खौफ साफ झलक रहा था। एक चाय, आर्यन ने कहा। दुकानदार ने बिना कुछ बोले चाय थमाई। तभी एक बड़ी काली गाड़ी दुकान के सामने रुकी। पीछे के शीशे नीचे हुए और एक भारी आवाज गूंजी। आर्यन बेटा, तुम लौट आए। यह ठाकुर दिग्विजय सिंह थे। सफेद कुर्ता पाजामा, आंखों पर चश्मा और चेहरे पर एक मंजी हुई मुस्कान। वो गांव के सबसे ताकतवर और अमीर आदमी थे। प्रणाम चाचा जी, आर्यन ने औपचारिकता निभाई। सुना है कल रात तुम्हारे घर में कोई घुसा था। देखो, ये पहाड़ अब बदल गए हैं। यहां बाहर के लोग सुरक्षित नहीं है। आज शाम हवेली पर आना, खाने पर बात करेंगे। तुम्हारी माँ और पिता मेरे गहरे दोस्त थे। उनकी अमानत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। ठाकुर की मुस्कान आर्यन को सुकून देने के बजाय डरा रही थी। उसकी बातों में एक छिपा हुआ आदेश था। शाम को जब आर्यन ठाकुर की हवेली पहुंचा, तो वहां का वैभव देखकर वो हैरान रह गया। लेकिन दीवार पर टंगी शिकार की गई बाघों की खालें और पुरानी तलवारें एक अलग ही कहानी बयान कर रही थी। खाने के दौरान ठाकुर ने अचानक पूछा, सुना है तुम्हें काव्या मिली थी? उस लड़की से दूर रहना। उसके परिवार का इतिहास ठीक नहीं है। क्या मतलब? आर्यन ने पूछा। ठाकुर ने एक घूंट भरा और धीरे से बोले, पागलपन उनके खून में है। उसकी मां ने भी वही दावा किया था जो तुम आज ढूंढ रहे हो, कि इस पहाड़ के नीचे कुछ दफन है। और देखो उसका क्या अंजाम हुआ। अध्याय 4, डायरी के पन्ने। रात को वापस आकर आर्यन ने काव्या की वह डायरी खोली। उसमें दर्ज बातें किसी हॉरर फिल्म की पटकथा जैसी थी। 14 अक्टूबर 1998। आज फिर खुदाई की आवाजें आई। वे लोग सोने की बात नहीं कर रहे हैं, वे किसी द्वार की बात कर रहे हैं। पिताजी कहते हैं कि अगर वह द्वार खुल गया तो देवप्रयाग का अस्तित्व मिट जाएगा। आर्यन के पिता मिस्टर खन्ना को आज सब सच बताना होगा। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब उसके पिता की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी। वे किसी ऐसी चीज के करीब पहुंच गए थे जिसे छिपाने के लिए उनकी हत्या की गई। तभी खिड़की पर एक तंकड़ लगा। आर्यन ने बाहर देखा। नीचे काव्या खड़ी थी। उसने अपनी उंगली होठों पर रखी थी। इशारा था खामोश रहने का। उसने हाथ से उसे जंगल की ओर आने का संकेत दिया। आर्यन बिना सोचे समझे पीछे वाले रास्ते से बाहर निकला। ठंडी हवा के झोंके उसके चेहरे को काट रहे थे। काव्या उसे एक पुरानी गुफा के पास ले गई, जहां मशाल जल रही थी। तुम्हारे पिता और मेरी मां दोनों को ठाकुर ने मार डाला, काव्या ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। उसकी आवाज में नफरत और दर्द का मिला जुला भाव था। ठाकुर तो मेरे पिता का दोस्त था, आर्यन चिल्लाया। दोस्ती सिर्फ एक मुखौटा थी। इस पहाड़ के नीचे एक पुरानी खदान है जिसमें रेड मरकरी का भंडार है। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अरबों में है। तुम्हारे पिता ने इसके अवैध खनन का विरोध किया था। अचानक गुफा के बाहर भारी कदमों की आहट सुनाई दी। शिकारी कुत्ते के भौंकने की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। वे आ गए, काव्या ने फुसफुसाते हुए कहा। भागो आर्यन। अध्याय 5, खूनी गुफा और पुराना राज। कुत्तों के भौंकने की आवाजें नजदीक आ रही थी। काव्या ने आर्यन का हाथ पकड़ा और गुफा के संकरे रास्ते के अंदर खींच लिया। सांसें रोक लो आर्यन,
उनके पास शिकारी कुत्ते हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। बाहर ठाकुर के आदमी गब्बर और उसके साथी मशालें लिए घूम रहे थे। ठाकुर साहब ने कहा है कि लड़का जिंदा चाहिए, पर लड़की का काम तमाम कर देना। गब्बर की कर्कश आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर आर्यन के कानों में पड़ी। जैसे ही वे लोग आगे बढ़े, काव्या ने गुफा के एक पत्थर को खिसकाया। पीछे एक गुप्त रास्ता था। अंदर जाते ही एक अजीब सी नीली रोशनी चमक रही थी। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कोई साधारण गुफा नहीं थी, वह एक प्राचीन खदान थी। दीवारों पर अजीबोगरीब नक्शे बने थे। ये क्या है? आर्यन ने पूछा। ये नीलगिरी का दिल है, काव्या ने जवाब दिया। यहां रेड मरकरी का वह भंडार है जिसे दुनिया के बड़े बड़े देश परमाणु हथियारों के लिए ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे पिता को जब ये पता चला तो उन्होंने परमाणु हथियारों के लिए रिपोर्ट भेजनी चाहिए, लेकिन ठाकुर ने डाकिये को ही मार दिया और रिपोर्ट गायब कर दी। अध्याय 6 अपनों का धोखा। आर्यन को याद आया कि उसके पिता की मौत के बाद गांव के पोस्टमास्टर दीनदयाल अचानक गायब हो गए थे। उसे सब समझ आने लगा। अगली सुबह आर्यन चुपके से वापस अपने बंगले पहुंचा। उसने अपने पिता की पुरानी संदूक तोड़ी। अंदर उसे एक मुड़ी हुई डायरी मिली हुई चिट्ठी मिली। वह दीनदयाल की थी। उसमें लिखा था, खन्ना साहब, ठाकुर ने पुलिस को खरीद लिया है, भाग जाओ, वे तुम्हारे घर के नीचे सुरंग खोद रहे हैं। तभी पीछे से किसी ने आर्यन के सिर पर वार किया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसकी आंख खुली, वह एक कुर्सी से बंधा हुआ था। सामने ठाकुर दिग्विजय सिंह बैठे सिगार पी रहे थे। उनके चेहरे पर वही मंजी हुई मुस्कान थी। बेटे, तुम्हारे बाप को बहुत समझाया था, पैसा लो और चुप रहो, पर उसे तो नायक बनना था। अब तुम भी वही गलती कर रहे हो, ठाकुर ने धुआं छोड़ते हुए कहा। तुमने मेरी मां को भी मारा? आर्यन चिल्लाया। नहीं, ठाकुर हंसा। तुम्हारी मां तो उस रात भाग गई थी। उसे लगा कि वह बच जाएगी, पर पहाड़ों की धुंध में रास्ता भटकना मौत को दावत देना है। वह आज भी इसी पहाड़ में कहीं दफन है। अध्याय 7 जंगल का न्याय। ठाकुर ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि आर्यन को उसी खदान में ले जाकर खत्म कर दिया जाए जहां उसके पिता की हिंसा हुई थी। आर्यन को घसीटते हुए जंगल के गहरे हिस्से में ले जाया गया। अचानक के ऊपर से एक साया कूदा। वो काव्या थी। उसने हाथ में एक पारंपरिक पहाड़ी कुल्हाड़ी ली हुई थी। उसने बिजली की फुर्ती से गार्ड्स पर हमला किया। आर्यन ने अपने पैर की रस्सी छुड़ाई और गब्बर को एक जोरदार लात मारी। भागो आर्यन, सुरंग के मुहाने पर डायनामाइट लगा है। ठाकुर आज रात पूरी खदान उड़ाकर सारा माल ट्रक में भरकर ले जाने वाला है, काव्या चिल्लाई। दोनों पागलों की तरह सुरंग की ओर भागे। उन्हें ठाकुर को रोकना था और पूरी दुनिया को सच बताना था। अध्याय 8 अंतिम मुठभेड़ का आगाज। सुरंग के बाहर ट्रक खड़े थे। मजदूरों को डरा धमकाकर रेड मरकरी के पक्से लादे जा रहे थे। ठाकुर खुद वहां खड़ा होकर घड़ी देख रहा था। आर्यन ने देखा कि पास ही एक जेनरेटर रखा है जिससे सुरंग के अंदर की लाइटें और ब्लास्टिंग मशीन जुड़ी थी। उसने काव्या को इशारा किया। काव्या ने रक्षकों का ध्यान भटकाया और आर्यन रेंगते हुए मशीन तक पहुंचा। उसने तारों को आपस में जोड़ दिया ताकि विस्फोट समय से पहले हो जाए, पर तभी पीछे से एक गोली चली। गोली आर्यन के कंधे को छूती हुई निकल गई। बहुत हुआ चूहे बिल्ली का खेल। ठाकुर बंदूक ताने खड़ा था। आज ये पहाड़ तुम्हें हमेशा के लिए सुला देगा। ठाकुर ने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, तभी गांव के सैकड़ों लोग हाथ में मशाले और कुल्हाड़ियां लिए वहां पहुंच गए। उनके आगे आगे दीनदयाल खड़ा था, वही पोस्टमास्टर जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे। ठाकुर, बहुत पाप कर लिया तुमने, दीनदयाल की आवाज गूंजी। अध्याय 9 पुरानी यादों का साया।
ठाकुर की बंदूक आर्यन के माथे पर थी, लेकिन गांव वालों के सैलाब ने ठाकुर के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। दीनदयाल, जिसे सबने मरा हुआ मान लिया था, उसने पुलिस की एक विशेष टीम को भी साथ लिया था। ठाकुर, तुमने सोचा था कि मुझे मारकर नदी में फेंक दोगे और मैं खत्म हो जाऊंगा? दीनदयाल की आवाज में बरसों का गुस्सा था। मैं बच गया था और 10 साल से शहर में रहकर तुम्हारे खिलाफ सबूत जुटा रहा था। ठाकुर घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके वफादार गुर्गे धीरे धीरे पीछे हट रहे थे। काव्या ने मौका पाकर आर्यन के हाथ खोल दिए। आर्यन ने तुरंत वह फाइल उठा ली जो ठाकुर के पास पड़ी थी। उसमें उन सभी मंत्रियों के नाम थे जो इस अवैध खनन में शामिल थे। अध्याय 10। सुरंग का अंत। अचानक सुरंग के अंदर से एक गूंज सुनाई दी। वह रेड मरकरी की खुदाई के लिए लगाए गए पुराने डायनामाइट थे जो गलती से सक्रिय हो गए थे। पहाड़ हिलने लगा। पहाड़ गिर रहा है, काव्या चिल्लाई। गांव वाले पीछे हटे, लेकिन ठाकुर की लालच अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वो रेड मरकरी के आखिरी बक्से को पकड़ने के लिए सुरंग के अंदर भागा। आर्यन ने उसे रोकना चाहा, पर काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे जाने दो आर्यन, ये पहाड़ अपना हिसाब खुद चुकता करेगा। एक जोरदार धमाका हुआ और सुरंग का मुहाना ढह गया। ठाकुर दिग्विजय सिंह अपने लालच के साथ हमेशा के लिए उन पत्थरों के नीचे दफन हो गया। अध्याय 11। मां की सच्चाई। धूल शांत होने के बाद पुलिस ने इलाके को सील कर दिया। आर्यन और काव्या सुरंग के उस हिस्से की ओर बढ़े जहां से हल्की रोशनी आ रही थी। वहां एक पुरानी गुफा थी जो मुख्य खदान से अलग थी। वहां एक फटी हुई साड़ी का टुकड़ा और एक छोटा सा लॉकेट पड़ा था। आर्यन ने उसे उठाया। यह उसकी मां का लॉकेट था। पास ही एक दीवार पर कोयले से कुछ लिखा था। आर्यन, भाग जाओ, मैंने राज छिपा दिया है। पिता की डायरी खलिहान के नीचे है। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसकी मां मरी नहीं थी, उसे मार दिया गया था क्योंकि उसने अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। उसने वो राज, रेड मरकरी का नक्शा अपने साथ ही खत्म कर दिया ताकि कोई और इसका गलत फायदा न उठा सके। अध्याय 12। इंसाफ की सुबह। अगले कुछ हफ्तों में देवप्रयाग की शक्ल बदल गई। ठाकुर के साम्राज्य का अंत हुआ। आर्यन ने वो फाइल और सबूत दिल्ली के बड़े अखबारों को भेजे। पूरे देश में तहलका मच गया। कई बड़े चेहरे बेनकाब हुए और जेल भेजे गए। आर्यन ने तय किया कि वो शहर वापस नहीं जाएगा। उसने अपने पुश्तैनी बंगले शांति कुटीर की मरम्मत करवाई। उसे अब वहां भूतों का नहीं, बल्कि अपनी मां की ममता का एहसास होता था। अध्याय 13। नया सवेरा। काव्या ने गांव में बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। वो अब भी वही नीली शाल ओढ़ती थी, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि उम्मीद थी। आर्यन ने पत्रकारिता नहीं छोड़ी। उसने नीलगिरी टाइम्स नाम से एक स्थानीय अखबार शुरू किया ताकि फिर कभी कोई ठाकुर गांव वालों का शोषण न कर सके। एक शाम जब सूरज पहाड़ी के पीछे ढल रहा था, आर्यन और काव्या उसी मोड़ पर खड़े थे जहां पहली बार उनकी मुलाकात हुई थी। क्या तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया? काव्या ने पूछा। इतिहास कभी खत्म नहीं होता काव्या, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बस अगली पीढ़ी के लिए एक सबक बनकर रह जाता है। अध्याय 14। एक अंतिम रहस्य। कहानी यहां खत्म हो सकती थी, लेकिन आर्यन को अपने पिता की वो पुरानी डायरी मिली जो खलिहान के नीचे दबी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नक्शा बना था। वो नक्शा रेड मरकरी का नहीं था। वो नक्शा एक प्राचीन जल स्रोत का था जो पूरे देवप्रयाग की प्यास बुझा सकता था। उसके पिता जानते थे कि असली खजाना खनिज नहीं बल्कि पानी है। आर्यन ने सरकार से बात की और उस जल परियोजना को शुरू करवाया। अध्याय 15।
उपसंहार 15,000 शब्दों का सार। देवप्रयाग अब एक खुशहाल कस्बा है। नीलगिरी के साए अब डरावने नहीं रहे। लोग अब रात को निडर होकर बाहर निकलते हैं। आर्यन और काव्या ने शादी कर ली और पहाड़ों की रक्षा का संकल्प लिया। आर्यन अक्सर अपनी बालकनी में बैठकर उस धुंध को देखता है। उसे लगता है कि कहीं दूर धुंध में उसकी मां मुस्कुरा रही है। उसने अपनी जड़ों को पा लिया था। उसने बदला नहीं बल्कि बदलाव चुना था।